हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 8th क्लास के प्राची पब्लिकेशन बुक के चैप्टर नंबर 6 जो कि अंडरस्टैंडिंग शेप है उससे रिलेटेड काम करने वाले हैं। उसके चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन बी को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको अब तक जितना भी काम हम कर चुके हैं 8th क्लास के किसी भी चैप्टर में से, उसमें आपको अगर डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, उसका सोल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक तो करें ही, साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, सो 8 चैप्टर की चैप्टर एंड एक्सरसाइज सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है? 3 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर गिवन रिस्पेक्टिवली एंड फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल हमें फाइंड आउट करना है। बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं। चलिए हम भी इसको कंप्लीट कर देते हैं। सबसे पहले आप क्या बताएंगे? गिवन एंगल्स है ना, गिवन 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स क्या क्या गिवन है? 100 डिग्री, 50 डिग्री एंड अनदर 50 डिग्री। ओके, सो जो फोर्थ एंगल है उसको हम कुछ लेट कर लेते हैं। लेट द फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी, उसको x मान लेते हैं। ओके, तो अब हम यूज़ करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। देयरफॉर यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगी कि इन चारों एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? 360 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, है ना। अब बड़े आराम से आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देखिए 100 + 50 + 50 कितना? 200 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360। सो 200 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो हमारे पास 360 माइनस 200 जो कि किसके इक्वल आ रहा है? 160 डिग्री के इक्वल आ रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर जिस वे में क्वेश्चन पूछा गया है उसी वे में आंसर करें। देयरफॉर द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 160 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी सिंपल ही लग रहा है कि 4 एंगल्स का जो रेशियो है वो रेशियो हमें दिया गया है, तो हमें एंगल्स बताने हैं। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। गिवन में हमारे पास क्या है? रेशियो ऑफ 4 एंगल्स बी क्या क्या है? 3:5, 7:9। देयरफॉर ऐसे में जब रेशियो दिया गया होता है तो उसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? लेट करते हैं किसको? कॉमन रेशियो को। लेट द कॉमन रेशियो बी x, therefore the 4 एंगल्स आर, तो जो 4 एंगल्स हैं वो क्या बन जाएंगे? 4 एंगल्स आर 3x, 5x, 7x एंड 9x। ओके, अगेन हम क्या यूज़ करने वाले हैं? यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिलहाल मैं थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x + 5x + 7x + 9x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 3 and 5 8, 8 and 7 15, 15 and 9 24x। ओके, इज इक्वल टू 360 चल ही रहा है। अब 24 मल्टीपल में है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो 24 से इसको कैंसिल करें तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 15 आ रही है ना। देयरफॉर अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो 4 एंगल्स हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे? देयरफॉर द 4 एंगल्स आर किसके इक्वल होंगे?
एक तो होगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि x की जगह 15 रखा जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। अगेन नेक्स्ट हमारे पास कितना है 5 मल्टीप्लाई 15, जो कि कितना आ जाएगा 75 डिग्री। फिर उससे नेक्स्ट हमारे पास कितना है 7 मल्टीप्लाई 15, जो कि कितना आ गया आई थिंक 105 डिग्री। एंड देन लास्ट जो है हमारे पास 9 इंटू 15, जो कि कितना आ रहा है 135 डिग्री। ओके, सो ये थे हमारे 4 एंगल्स जो हमने बड़े आराम से फाइंड आउट कर लिए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का, आई थिंक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। In the adjoining figure, E is the point in the interior of an angle AOP। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे कि एक्चुअली ये कम्प्लीटली सेम क्वेश्चन दिया गया है। आई डोंट नो वाई, ये बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन यहाँ हम नोटिस कर रहे हैं। ये देखिए एग्जैक्टली सेम है ना, बस फ़र्क कितना है आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो यहाँ पर फिगर में 36 डिग्री दिया गया है, लेकिन वहाँ पर फिगर में 36 डिग्री नहीं दिया गया है ना। तो हमें जो काम करना है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम काम करना है। सो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। सो देखिए फ़र्क है ना, यहाँ पर 36 डिग्री दिया गया था इधर। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वही ई पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए दोबारा से शुरुआत कर देता हूँ। तो क्या है आंसर की शुरुआत की भी, पहले तो हमें 2 एंगल्स दिए गए हैं, इनडायरेक्ट वे में दिए गए हैं। इनडायरेक्ट कहने का मतलब है कि ईसी को परपेंडिकुलर बताया गया है, किसके, OB के। OB ये साइड है और EC इस पर परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स कि ये जो परपेंडिकुलर है ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, है ना। सो हमने इसी को ही यहाँ पर लिखा है कि ये 90 डिग्री गिवन है। एंड एंगल AOB जो है वो हमें 36 डिग्री गिवन है, ये देखिए। एंड देन हमारे पास ED जो है वो OA पर परपेंडिकुलर गिवन है, दैट मीन्स कि D पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि OCED ये मिलकर क्या बना रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है ना। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 के इक्वल होगा। दैट मीन्स कि हम इस क्वाड्रिलेटरल पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके जो चारों एंगल्स होंगे उनका सम 360 होगा। इनमें से हमें एंगल O पता है, ये देखिए 36 डिग्री का, एंगल C पता है 90 डिग्री का, एंड एंगल D पता है अगेन 90 डिग्री का, है ना। तो हमने देखा 90 + 90 180, 180 एंड 36, ये कितना हो गया 216। अब ये इधर प्लस कर रहा है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, माइनस। अब 360 में से 216 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144 बच गया। दैट मीन्स कि ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का आ गया, 144 डिग्री का ये आ गया। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए 2 एडजेसेंट एंगल्स दिए गए हैं पैरेललोग्राम के और उनका रेशियो दिया गया है। तो हमें ऑल एंगल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ देनी है। हालांकि बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं, बस फ़र्क इस चीज़ का है कि या तो नंबरिंग चेंज है बस, ठीक है। सो रेशियो ही बताएंगे, गिवन में क्या आएगा, रेशियो ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या है 7:2। फिर से वही बात, भाई रेशियो है तो कॉमन रेशियो तो मानना पड़ेगा। लेट द कॉमन रेशियो बी x मान लें। देयरफॉर द एडजेसेंट एंगल्स आर क्या क्या हो जाएंगे, 7x एंड 2x। अब देखिए हमारे पास एडजेसेंट एंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर कोई एक पैरेललोग्राम है
और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स को अगर हम आपस में क्या करें, ऐड करें, तो उनका सम कितना आता है 180 के इक्वल। तो हम उसी की हेल्प लेते हैं। नाउ 7x प्लस 2x ये किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ रेफरेंस क्या दे देंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। नाउ तो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 7x एंड 2x 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो 9 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री के इक्वल आ गई। अब ये तो कॉमन रेशियो है, हमें तो सारे रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, सॉरी हाँ हमें तो सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, है ना। देयरफॉर द टू adjacent angles are क्या क्या हो जाएंगे, 7 into 20 which is 140 डिग्री and 2 into 20 that means 40 डिग्री, है ना। सो अब हम एक सिंपल सी लाइन क्या बताएंगे, we know that opposite angles of parallelogram are equal, therefore other two angles of parallelogram are also 140 and 40 डिग्री, है ना। तो इस तरह से हमने चारों एंगल्स एक्सप्लेन कर दिए, एक यहाँ 140 है, एक 40 है, और अगेन 140 एंड 40 है। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो फिफ्थ क्वेश्चन है, द लॉन्ग साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर, इफ द शॉर्टर साइड इज 3/4 ऑफ द लॉन्गर साइड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज में या फर्स्ट एक्सरसाइज में, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैं इसको कम्प्लीटली दोबारा कर देता हूँ, टाइम लग जाएगा ढूंढने में। सो देखिए गिवन में हमारे पास क्या है, लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम कितनी है 8 सेंटीमीटर, एंड शॉर्टर साइड ऑफ पैरेललोग्राम वो कितना गिवन है 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका, लॉन्गर साइड का, और लॉन्गर साइड कितनी है 8, है ना। तो 4 से 8 को कैंसिल करें तो 2, सो 3 into 2 6 सेंटीमीटर। सो अब हम फिर से वही लाइन लिखेंगे, वी नो दैट opposite sides of parallelogram are equal in length, है ना। therefore other two sides of parallelogram are also 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, है ना। सो अब इसका पैरामीटर का हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। तो देखिए पहले दो साइड कौन कौन सी थी, 8 और 6, उनका एडिशन हो गया, फिर बाद में फिर से हमारे पास 8 और 6 ही आ गई, है ना। सो ये कितने हो गए, 8 और 6 14, 14 दूनी 28, सो 28 सेंटीमीटर उस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम का क्या आ गया, पैरामीटर आ गया। ओके, सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है और DAB जो है वो ऑलरेडी हमें 85 डिग्री का दिया गया है और DBC भी हमें 60 डिग्री का दिया गया है। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, पता नहीं क्यों ये रिपीट हो रहा है यहाँ। ओके,
बस एग्जैक्टली बस एक्सरसाइजेज में चेंजेस आ रहे हैं, बाकी क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ही छोड़ रहा हूँ, ये पीछे हम ऑलरेडी किसी एक्सरसाइज में करके आ चुके हैं, बिल्कुल सेम नंबरिंग के साथ। ठीक है, नंबर्स में भी डिफरेंस नहीं है, 85 और 60 डिग्री ही था। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं 7th। इफ़ वन ऑफ द एंगल फॉर्म बाय डायगोनल एंड द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द रोम्बस, एक रोम्बस की एडजेसेंट साइड और डायगोनल के बीच कोई एंगल जो है वो 20 डिग्री गिवन है, फाइंड ऑल द 4 एंगल्स ऑफ द रोम्बस। तो देखिए पहले एक रोम्बस तैयार कर देते हैं, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन भी हमारे पास ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ABCD। और देखिए मान लीजिए एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं AC, तो एक ये एडजेसेंट साइड और एक ये डायगोनल, दोनों के बीच में यहाँ पर एक 20 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, सो हमें बाकी सभी एंगल्स को, रोम्बस के एंगल्स को फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स कि ये एंगल कम्प्लीटली, ये एंगल, इस तरीके से। ठीक है, सो सबसे पहले हम जो एंगल यहाँ दिया गया है उससे रिलेटेड जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल पर काम करेंगे। ओके, सो देखिए गिवन के अकॉर्डिंगली अगर हम काम करें, हमारे फिगर के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन में आप फिगर बना लें, उनको नेम दे दें, बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, सो गिवन में हम ये बता देते हैं अपने फिगर के अकॉर्डिंगली कि एंगल ACB हमें गिवन है कितना, 20 डिग्री का। ओके, नाउ ABC जो ट्राइंगल है आप नोटिस करेंगे कि वो एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि ये रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB और BC इक्वल हुई है ना। सो हम इसको बोल सकते हैं, नाउ ट्राइंगल ABC इज़ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। क्यों है वो बता देते हैं, एज AB इज इक्वल टू BC, है ना। और इनके पीछे का रीज़न बता देते हैं, साइड्स ऑफ रोम्बस की साइड है तो ऑब्वियसली बात है इक्वल होंगी। फिर एक 7th क्लास में हम प्रॉपर्टी कर आए थे, वैसे अभी भी एक्सरसाइज में करके आए थे, भाई एक ट्राइंगल की इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो अपोजिट एंगल्स भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम उन्हीं का रेफरेंस यहाँ पर लेने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज कि AB के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा, ध्यान से देखिए, वो 20 डिग्री वाला, यानी कि एंगल ACB। और BC के अपोजिट कौन सा एंगल बनेगा, वो बन जाएगा हमारे पास BAC। ओके, BAC। यहाँ हम रीज़न क्या दे सकते हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंगली अब हम यहाँ पे ACB की जगह ACB की वैल्यू रख दें 20, तो हमारे पास एंगल BAC वो भी कितने डिग्री का आ गया, 20 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है वो भी 20 डिग्री का आ गया है। अब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे कि देखिए एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल में से 2 एंगल हमें ऑलरेडी पता है, तो बचा हुआ तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े आराम से। तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्राइंगल ABC, तो इससे क्या होगा, एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC, इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। जबकि इसमें से एंगल BAC हमें ऑलरेडी 20 डिग्री का पता चल चुका है, एंगल ACB यहाँ से ऑलरेडी 20 डिग्री का पता चल चुका है ना। तो बचा क्या, एंगल ABC विच इज़ 180 डिग्री। सो 20 प्लस 20 40, उस 40 को दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस में चला जाएगा,
सो 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास एंगल ABC कितने डिग्री का आ गया, 140 डिग्री का, यानी कि ये एंगल कितना का आ गया, 140 डिग्री का। ओके, अब सिंपली देखिए, आपको जो फिगर बनाना वो फिगर तो ऐसे ही बनाना है, लेकिन फ़िलहाल अब आगे का क्वेश्चन समझाने के लिए मैं इस फिगर में से कुछ पोर्शन को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट इमेजिन करना है कि आपके पास डायगोनल नहीं है, लेकिन फिर नोटबुक में आप इस डायगोनल को ज़रूर बनाकर दिखाएंगे। ओके, सो अब देखिए, हमें एक एंगल पता है, तो उसका जो एडजेसेंट एंगल होगा उसके बीच और इस एंगल के बीच में क्या रिलेशन होगी जी, अभी अभी करके आए हैं, पैरेललोग्राम में करके आए थे भाई, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, है ना। तो वही प्रॉपर्टी अब हम यूज़ करते हैं। नाउ एंगल का साइन बनाना था, एंगल ए प्लस एंगल बी, दोनों का सम 180 होगा। कहाँ से होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस इज़ 180 डिग्री, है ना। फिर यहाँ से हमने एंगल बी की रिप्लेसमेंट में एंगल बी की वैल्यू रख दी, जो कि कितनी है, 140। कहाँ से, फ्रॉम 1 से। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी। फ़िलहाल मैं डायरेक्टली शिफ्ट करने के बजाय डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जो कि कितना आ गया, 140 डिग्री का, है ना। तो अब ये देखिए, अब फिर से हमें वही सेम थिंग लिखनी है कि एक रोम्बस के अपोजिट एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, कि वी नो दैट अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल। सो आप बोल सकते हैं कि एंगल सी भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। इन द सेम वे एंगल डी जो है वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 140 डिग्री का। तो इसी के थ्रू आप चारों एंगल्स बड़े आराम से इस रोम्बस के बता पाए। ठीक है, मैं लास्ट वाला इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल स्पेस नहीं था। ओके, सो होप सो समझ आया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ, फिर से सेम क्वेश्चन, ये अभी अभी लास्ट एक्सरसाइज में यानी कि थर्ड एक्सरसाइज में करके आए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली हम ये क्वेश्चन कहाँ करके आए थे। ये देखिए सेम क्वेश्चन है, थर्ड एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन। ठीक है, आपको यही दिखाना है कि ये एक जो फिगर दिया गया है, इस फिगर के डायगोनल्स जो हैं वो अगर बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट करने में 4 ट्रायंगल्स यहाँ बनते नज़र आ रहे हैं आपको। इन चारों ट्रायंगल्स को हमने क्या दिखाया था, कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। ठीक है, तो बिल्कुल वही काम हमें वहाँ पर भी करना है। तो फिर से सेम मैं आपको ये वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप कर सकते हैं इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एज गिवन इन द जॉइनिंग फिगर। फिर से हमारे पास सेम क्वेश्चन है। ये आई डोंट नो, पता नहीं क्योंकि भाई ये रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चंस को। हम इसी तरह का क्वेश्चन जो है पहले भी कर चुके हैं कि भाई एक रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं उनको आपस में बाइसेक्ट कैसे करना है या किस तरीके से हम इसको प्रूव करके आए थे, वो चीज़ दिखानी है हमें। ठीक है, ये देखिए, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एज गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर। यानी कि ये थर्ड एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है और वो थर्ड एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन था। ओके, सो मैं जान करके ये नहीं कर रहा हूँ ताकि आप का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। सो ये मिल जाएगा आपको एक्सरसाइज थर्ड में क्वेश्चन नंबर 11 और ये मिल जाएगा आपको एक्सरसाइज थर्ड में क्वेश्चन नंबर 9। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या है, 10th, इफ़ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज़ इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड्स, कि कोई भी एक डायगोनल अगर रोम्बस के किसी एक साइड के इक्वल है, देन फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस
फिर से ये भी थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि या आई डोंट नो कि हमारे पास हम इसमें सेक्शन ए में करके आए हो, शायद से ऐसा कुछ याद आ रहा है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं, सेक्शन ए में तो नहीं है, ये इसी में करके आए हैं हम कि एक डायगोनल ऑफ रोम्बस, एडजॉइनिंग फिगर, पैरेललोग्राम, परपेंडिकुलर, ये कहीं तो किए हैं। चलिए एक्चुअली ये देखिए, ये सेम वही क्वेश्चन है जो अभी ये करके आए हैं 7 और 2 रेशो के साथ। तो चलिए कोई बात नहीं, फ़िलहाल ये क्वेश्चन मिला नहीं तो मैं इसको कर ही देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 2 एंगल्स, अच्छा ये था, इफ़ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज़ इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड्स, फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। सो अगर आपको ये पता चल जाए कि ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास एक रोम्बस है और इसका एक डायगोनल BD मान लेते हैं, जो एक्चुअली किसके इक्वल है, साइड्स के इक्वल है। थोड़ा सा और रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये उससे मच बेटर है। सो ABCD हमने एक रोम्बस कंसीडर किया है, ठीक है, और इसका एक डायगोनल जो है BD वो इक्वल माना है। तो यहाँ हम हमारे फिगर के अकॉर्डिंगली गिवन में क्या बताएंगे कि BD इज़ इक्वल टू AB, और AB के इक्वल है तो ऑब्वियस ही बात है वो BC के भी इक्वल होगा, CD के भी इक्वल होगा और DA के भी इक्वल होगा, है ना। दैट मीन्स कि ये सभी साइड्स आपस में इक्वल है। अब हमें इसके एंगल बताना है, तो सीधी सी बात है, देखिए हम किसी एक ट्रायंगल पर काम करेंगे। सो हम लिखने वाले हैं वी नो दैट ऑल, वी नो दैट रह गया, वी नो दैट ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 90 डिग्री, कि सारे के सारे जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, है ना। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल वर्ड साथ लगा देते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABD, एंगल A जो है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, वो हो जाएगा नहीं, सॉरी एक सेकेंड, माय मिस्टेक, यहाँ मैं 90 क्यों लिख गया, आई डोंट नो, वो 60 डिग्री का होता है। 60 के हो जाएंगे ना, 60 + 60 120, 120 + 60 90, है ना। सो एंगल A जो है वो कितने का आ गया, 60 डिग्री का। अब आगे हमें बिल्कुल सेम वही काम करना है जो पीछे किया था, इसको डायगोनल को इग्नोर किया और एडजेसेंट एंगल हम फाइंड आउट करेंगे जो कि कितने डिग्री का आ जाएगा, 120 डिग्री का, है ना। फिर से आप वही लिखोगे नाउ कि एंगल B प्लस एंगल A इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, और रेफरेंस क्या आ जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस, ठीक है। सो यहाँ से एंगल B तो खैर हमें निकालना है, एंगल A 60 डिग्री का पता चला था हमें। सो एंगल B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 60 डिग्री, ओके। सो एंगल B किसके इक्वल आ गया, 120 डिग्री के। फिर वही चीज़ें लिखनी है, वी नो दैट opposite angles of rhombus are equal, कि वो इक्वल होते हैं। therefore angle C is equal to angle A and angle D is equal to angle B। तो यहाँ से A की जगह हम A की वैल्यू 60 डिग्री रख दें और B के रिप्लेसमेंट में B की वैल्यू
120 डिग्री रख देते हैं। तो इस तरीके से हमें एंगल ए पता चल गया, एंगल बी पता चल गया, एंगल सी और एंगल डी। तो लास्ट लाइन आप लिख सकते हो, देयरफॉर ऑल एंगल्स ऑफ rhombus are 60, 120, 60 and 120 डिग्री। ओके, होप्सो समझ आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपको ये ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो मैं इस एक्सरसाइज का लिंक जो है, या इस प्लेलिस्ट का 6 चैप्टर के जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर बड़े आराम से इनको देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, टू एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें ऑलरेडी गिवन है और अदर टू एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया। चलिए फटाफट कर ही देते हैं, ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है हमारे पास। सो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करूँगा। ओके, गिवन टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 55 डिग्री एंड 175 डिग्री, है ना। सो लेट कर लेते हैं, लेट द अदर टू इक्वल एंगल्स बी एक्स एंड एक्स। सो अब क्या यूज़ करने वाले हैं, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो इससे क्या होगा, 50 डिग्री 55 एंड प्लस 175 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, सो 175 एंड 55 आई थिंक 230 हो गए, और x प्लस एक्स 2x, सो 360 माइनस 230, सो 2x इज इक्वल टू कितना बची हमारे पास, 130 डिग्री। तो 2 उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड, तो 130 को 2 से डिवाइड करें तो 65, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 65। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द measures of each equal angles are 65 इज 65 कर देते हैं, है ना, क्योंकि हम ईच वर्ड यूज कर चुके हैं, इज 65, ये ठीक है। ओके, सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर टू। ओके, इसके फॉर्म में दिए गए हैं, हमें सभी एंगल्स बताने हैं। तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप गिवन में यही चीज़ें बता दें कि गिवन एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर, तो उससे नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 डिग्री प्लस x प्लस 7 डिग्री प्लस 3x माइनस 5 डिग्री एंड 2x प्लस 11 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो देखिए 2x एंड x 3x, 3x एंड 3x 6x, 6x एंड 2x 8x, तो 8x तो ये आ गया। सो 3 एंड 7 10, 10 माइनस 5 5, 5 प्लस 11 आई थिंक 16, है ना, 16 डिग्री, तो 360। सो अब हमारे पास 16 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, सो 360 माइनस 16, तो ये कितना आ गया हमारे पास, आई थिंक 344। ओके, सो अब 8 जो है वो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो इसको 8 से डिवाइड करें तो 32 और 43, तो x की वैल्यू हमारे पास 43 बन रही है। तो अब हम बता सकते हैं देयरफॉर द 4 एंगल्स आर, क्या क्या हो जाएगा, देखिए पहला एंगल है 2x प्लस 3 यानी कि 2 टाइम ऑफ 43 प्लस 3, यानी कि ये हमारे पास कितना आ रहा है, 43 मल्टीप्लाई टू 86 एंड 86 प्लस 3 89 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस 7 यानी कि 43 प्लस 7 जो कि कितना आ गया, 50 डिग्री। ओके, उससे नेक्स्ट क्या है, 3x
माइनस यानी कि 3x, x मतलब 43, ओके, और फिर -5, सो 43 इंटू 3, ये बन गया हमारे पास 129, और माइनस में 3 करें तो 126 डिग्री, है ना। एंड लास्ट क्या है 2x प्लस 11, तो 2 टाइम ऑफ 43 यानी कि हमारे पास कितना बन गया 86 और प्लस 11 है, सो ये बन गया आई थिंक 97 डिग्री। कैलकुलेशंस चेक कर लेना, मे बी सही होनी चाहिए वैसे तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये थोड़ा अलग लग रहा है या पता नहीं, पहले शायद से नहीं देखा इस क्वेश्चन को। सो क्या है, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर कैलकुलेट द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। रिमेनिंग कोई भी नहीं गिवन है यहाँ पर, है ना। सो देखिए इसमें गिवन के नाम पर हमें एक एक्सटर्नल एंगल दिया गया है। एंगल, इस फिगर को हम थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ई, ओके। आप भी इस फिगर को जब अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे तो उसमें अलग से एक नेम दे दीजिए ई। तो देखिए हमें गिवन में क्या है, एंगल सी बी ई ये गिवन है, जो कि कितना है 80 डिग्री। नाउ अब देखिए हम एंगल सी बी ए यानी कि इस एंगल की अगर बात करें तो उसमें ये एक्सटर्नल सी बी ई एंगल को ऐड कर दें तो रिजल्ट कितना आना चाहिए 180। क्यों? लीनियर पेयर की वजह से, है ना। जबकि इसमें से हमें ऑलरेडी ये एंगल 80 डिग्री का पता है। सो एंगल सी बी ए कितने डिग्री का आ गया, 80 उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये आ गया 100 डिग्री का, ओके। अब हम डायरेक्टली यहाँ पे एक तो एडजेसेंट वाला तरीका यूज कर सकते हैं, भाई ए और बी का एडिशन जो है वो 180 होगा, 180 में से 100 गए तो ये 80 डिग्री का आ जाएगा। जबकि इसमें एक दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, देखिए क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, है ना। और ए बी जो है वो फ़िलहाल यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप नोटिस करोगे कि ये 80 डिग्री और ये ए एंगल आपस में कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और पैरेलल लाइंस के बीच में ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब हम उसका यूज़ करते हैं। नाउ एंगल डी ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी बी ई के। रीज़न क्या लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। सो यहाँ से फिर से हमारे पास ये एंगल ऑलरेडी 80 डिग्री का गिवन है, रेफरेंस दे सकते हैं गिवन का, है ना। ऊपर भी लिख सकते थे हम, कहाँ से ये चेंजेज आए, गिवन से आए। तो देखिए दो एंगल हमें ऑलरेडी पता चल चुके हैं, एक 80 डिग्री का और एक 100 डिग्री का। फिर से अब हमें वही लाइन लिखनी है, वी नो दैट कौन सी, अपोजिट एंगल्स ऑफ, फिलहाल पैरेललोग्राम है ये यहाँ, है ना। सो पैरेललोग्राम क्या होते हैं, आर इक्वल। तो हम बोल सकते हैं भाई एंगल बी सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी ए बी के, एंड एंगल ए डी सी, देखिए ए डी सी ये एंगल, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए बी सी के। तो एंगल बी सी डी तो अपनी जगह क्योंकि ये तो निकालना है, जबकि डी ए बी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 80 डिग्री, एंड एंगल ए डी सी हमें सेम रखना है क्योंकि हम ए बी सी जो है वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि कितना है 100 डिग्री का, है ना। तो इस तरह से हमने रिमेनिंग एंगल्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए, एक ये रहा और एक ये रहा, ओके। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल डिवाइड वन डायगनल इन द रेशियो 3:4। देखते हैं, कैन इट बी ए पैरेललोग्राम, वाई और वाई नॉट। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हमें कुछ भी कैलकुलेशन इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके दिखाते हैं। अरे कैसा फिगर बन गया,
मान लीजिए ये एक वो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसमें ये कहता है इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो पहले इनके डायगोनल्स को ड्रॉ करते हैं। एक ये डायगोनल हो गया और एक ये डायगोनल हो गया, ठीक है। तो अब ये कहता है कि डिवाइड्स वन डायगोनल इन द रेशियो, कि जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो उनमें एक डायगोनल जो है 3 और 4 के रेशियो में बट गया, यानी कि एक तरफ लेंथ 3 यूनिट है और एक तरफ 4 यूनिट है। एक तरह से कहने का ये मतलब है, समझाने के लिए 3 और 4 बोल रहे हैं, रेशियो की बात हो रही है। होने को वो 6 और 8 भी हो सकते हैं, क्योंकि 6 और 8 को जब हम सॉर्ट करेंगे 2 से कैंसिल हो सकते हैं दोनों के दोनों, तो रेशियो क्या आएगा, 3 और 4 ही आएगा। ओके, सो अब हमें बताना है क्या ये एक पैरेललोग्राम हो सकते हैं, तो आंसर आएगा इसका नो, इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। वाई और वाई नॉट में हम फिर रेफरेंस क्या देंगे, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट इज द इंटरसेक्टिंग point divides the diagonals in the ratio 1:1। बाइसेक्ट का यही मतलब होता है कि भाई वो एक एक के रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा सॉल्यूशन था, अंडरस्टैंडिंग के लिए था ये क्वेश्चन स्पेशली। चलिए नेक्स्ट करते हैं 15th क्वेश्चन। 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर, ऑलरेडी हमें ऐसा अभी करके आए हैं, ठीक है। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। भाई मैं फ़िलहाल इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करने वाला हूँ कि एक पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो दे रखा है 4 और 5, तो कॉमन रेशियो को x मान लें तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, 4x और 5x। तो मान लीजिए ये है हमारे पास 4x और ये कितना हो गया, 5x। तो अभी देखिए इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो ये 9x। आई थिंक सेम क्वेश्चन करके आए थे, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 डिग्री, 9 उधर जाके डिवाइड करेगा, तो यानी कि 4 × 20 करें तो ये कितना आ गया 80, और 5 × 20 करें तो ये कितना आ गया 100। फिर हम कहेंगे भाई पैरेललोग्राम के तो अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो दूसरा भी 80 का आ गया, और इधर दूसरा अगर हम देखें तो इधर कितने का आ गया, 100 डिग्री का। हो गया क्वेश्चन ख़त्म। शायद से सेम रेशियोज़ थे 4 और 5 के रेशियोज़, है ना। 16 क्या है, प्रूव दैट ईच डायगोनल ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल थ्रू विच इट पासेस। देखिए एक रोम्बस है कोई, ठीक है, एक रोम्बस बनाते हैं पहले, फिर बात करते हैं आगे। कि मान लीजिए ये है वो रोम्बस ABC, तो इसमें ईच डायगोनल की बात चल रही है, तो हम इनमें से 2 में से फ़िलहाल कोई एक डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो ये जो डायगोनल है वो A एंगल और C एंगल से पास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसी की बात चल रही है कि वो बाइसेक्ट करता है, किसको बाइसेक्ट करता है, एंगल को। कौन से एंगल को, जिससे वो पास कर रहा है, थ्रू विच इट पासेस, कि जहाँ से वो पास कर रहा है उन एंगल को वो बाइसेक्ट कर देता है, कौन, वो डायगोनल। तो हमें यही दिखाना है कि यहाँ पर A एंगल के जो 2 टुकड़े हो गए, इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। C एंगल के जो 2 टुकड़े हो गए हैं, ये दोनों आपस में इक्वल दिखाने हैं, दैट मीन्स कि ये दोनों और ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बेसिकली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि 2 ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट दिखाकर फिर हम सिंपलिसिटी से इन एंगल्स को इक्वल दिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है औरों से। सो लेकर चलते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CD
ए, पहले मैंने ए बी सी लिखा, फिर सी डी ए लिख रहा हूँ। ओके, दोनों में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ए सी जो है वो तो कॉमन है, ए सी इज इक्वल टू ए सी, है ना, कॉमन आप यहाँ पर बोल सकते हैं। लेकिन अब ये देखिए कि हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है और ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है। तो उसके लिए एक प्रॉपर वे में सिंप्लिसिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के रूप में इन साइड्स को लेके चलना पड़ेगा। एडजेसेंट एंगल्स तो एडजेसेंट साइड्स यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमें ये एंगल इसके इक्वल दिखाना होता, ठीक है, अल्टरनेट, तो हम अपोजिट साइड्स को यूज करते। कैसे करते देखिए, अभी दिखाता हूँ कि भाई इस ट्रायंगल की ए बी साइड और दूसरे ट्रायंगल की ए डी साइड क्या आपस में इक्वल होंगी? बिल्कुल होंगी। क्यों? साइड्स ऑफ रोम्बस, रोम्बस की साइड है तो होनी तो है ही, है ना। इन द सेम वे इस ट्रायंगल की बी सी साइड और ऊपर वाले ट्रायंगल की सी डी साइड, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगी? फिर से साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, अब किसको लेकर चलें? ऊपर तो हम एंड लगा रहे हैं तो आप किसी भी वे में इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कॉन्ग्रुएंसी का साइन आता है तो जो एंगल जिसके इक्वल होगा वही, तो ए पहले लिखा हुआ है तो ए के इक्वल कौन है वही हमें यहाँ साथ लिखना है। तो देखिए ए बी और ए डी में कॉमन कौन है? ए बी और ए डी में कॉमन ए है ना। तो ये दैट मीन्स ए यहाँ पर हमारे पास पहले आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए सी से रिलेटेड सी बी और सी डी दोनों में सी कॉमन है, ये देखिए, तो सी लास्ट में है तो लास्ट में सी लिखा गया। बचा कौन उस ट्रायंगल में? डी, तो डी बीच में आ गया। तो ये आ गया उसका कॉरस्पॉन्डिंग वे में लिखने का तरीका, ठीक है। तो रेफरेंस क्या आया? किस क्राइटेरिया से? बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, है ना। तो अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर एंगल बी ए सी, दैट मीन्स ये एंगल, और एंगल डी ए सी, दैट मीन्स ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या हुए? इक्वल। कैसे? बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ए एंगल ए के ही इक्वल आ गया। ऑल्सो इन द सेम वे एंगल ए बी ए सी, सॉरी बी ए सी नहीं, बी सी ए, दैट मीन्स ये एंगल की बात चल रही है, एंड एंगल डी सी ए दैट मीन्स ये एंगल की बात चल रही है। दोनों ये भी फिर से क्या होंगे? इक्वल। कैसे? बाय सिंप्लिसिटी। तो हमने यही तो दिखाया, तो हम अब बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 AC bisects angle A as well as angle C, है ना। तो हम बोल सकते हैं therefore यही लाइन कौन सी? प्रूव दैट को छोड़ के जो लाइन बच गई वो एज इट इज़ अब नीचे लिखनी है। ईच डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल थ्रू विच इट पासेस। ओके, एग्जैक्टली। अब आप आगे सेम लिख सकते हैं, है ना। बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस आप अगेन 9th क्लास में फिर से करने वाले हो एनसीईआरटी बुक में, लेकिन अच्छा रहेगा क्योंकि आप ये सेम टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी अभी कर रहे हैं 8th क्लास में। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फिर से सेम क्वेश्चन, अपोजिट साइड्स ऑफ आर इक्वल एंड ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। 17 ये 3rd एक्सरसाइज में हम करके आए थे, अभी अभी देखा था ये क्वेश्चन, कहाँ देखा था, फटाफट एक बार गौर कर लेते हैं। है ये यहीं कहीं, 3 पार्ट हैं उसके भी। अच्छा, 3rd एक्सरसाइज में नहीं है, दैट मीन्स कि वो 2nd एक्सरसाइज में हमें मिलने वाला है। अरे कहाँ गए? इसमें भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कहीं ये क्वेश्चन,
ये तो नहीं है, नो नो नो, चलिए दोबारा करते हैं सेम टाइप के क्वेश्चंस। टाइम पे कुछ मिलना नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए आपको अगर मिले ये बताइए कि ये कौन सी एक्सरसाइज में है, तो कमेंट बॉक्स में करके मुझे भी बताइएगा। चलिए करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि प्रूव दैट द इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी की ABCD एक पैरेललोग्राम है। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमने एक नेमिंग दे दी हमारे पैरेललोग्राम को। अब फिलहाल हमें ये प्रूव करना है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। AB को CD के इक्वल दिखाना है, AD को BC के इक्वल दिखाना है। तो इसके लिए हम डायगोनल की हेल्प लेते हैं, ठीक है। कैसे हम इसको प्रूव करने वाले हैं, फिर से वही जो अभी करके आए हैं ऊपर लास्ट क्वेश्चन में। दो ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो CPCT से हम इनको इक्वल दिखाने वाले हैं। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, दोनों में देखिए AC फिर से क्या है, कॉमन, ओके। एंड एंगल, देखिए ये एंगल कौन सा है, BAC, और ये एंगल क्या कौन सा है, एंगल DCA। ये दोनों इक्वल हुए, क्यों हुए बता सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों भाई, क्योंकि देखिए पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती है। फिलहाल हम पैरेललिज्म की हेल्प ले रहे हैं, इक्वलिटी की नहीं। इक्वल तो हमें प्रूव करना है ना। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। फिर इन द सेम वे आप नोटिस करोगे कि ये एंगल और ये एंगल ये भी आपस में कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि भाई एंगल DAC, या इधर जो है हम नीचे वाला एंगल लिखते हैं BCA एंड DAC, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। फिर से सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, है ना, क्योंकि A के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, C है। तो देखिए A के साथ C लिखा है, और इस A के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, C। तो इस A के और C के कोरस्पॉन्डिंग ये बन गए। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रेफरेंस किया जाएगा बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ओके। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि भाई AB के अपोजिट कौन है, देखिए CD है। तो AB एंड CD आर इक्वल, एंड AD के अपोजिट कौन है, BC। तो ये दोनों आपस में इक्वल कैसे आए, बाय CPCT से, CPCT क्राइटेरिया से ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई। तो हम फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंगली अब बोल सकते हैं कि देयरफॉर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि वो आपस में इक्वल है। अब हमें अपोजिट एंगल्स को भी इक्वल दिखाना है, तो हम उसमें इसी की हेल्प लेंगे, किसकी, इस कॉन्ग्रुएंसी की। कैसे, देखिए सिंस ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्राइंगल CDA के। देखिए मैंने सेम चीज़ लिखी है इधर, है ना। आप इसको नाम भी दे सकते हैं और कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 से हमने ये रेफरेंस लिखा है, ओके। देयरफॉर यहाँ से B एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, D के। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल D, कैसे, बाय CPCT से, है ना। सिमिलरली जैसे हमने एंगल B और एंगल D को इक्वल दिखाया, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप B और D डायगोनल पर काम करेंगे तो अब आपके पास एक BCD ट्रायंगल बनेगा
और एक बनेगा ABD ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा के आप A एंगल और C एंगल को इक्वल दिखा सकते हैं। तो उस सारे काम को हम सिमिलरली में डाल देते हैं और एंगल A और एंगल C क्या दिखा दिए, इक्वल, सेम बाय CPCT से। तो इसके रेफरेंस से हम बोल सकते हैं देयरफॉर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गए, आर इक्वल हो गए, है ना। तो ये था अपना सेकंड पार्ट। ओके, नाउ अब हमें ये दिखाना है कि ईच डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो बाइसेक्ट के लिए अब हमें क्या दिखाना है, बाइसेक्ट के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई नाम दे देते हैं जैसे O, ठीक है, थोड़ा सा फिगर को मॉडिफाई। बाइसेक्ट के लिए हम अपोजिट ट्राइंगल्स को लेकर चलेंगे और उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। तो उससे क्या होगा, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, जो कि बाइसेक्ट को रिप्रेजेंट कर देगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, बार बार हमें ऊपर नहीं देखना पड़ेगा और इसको नीचे यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। इसको कर देते हैं डिलीट। तो देखिए अब हम थर्ड पार्ट के लिए किस पर काम करने वाले हैं, इन ट्राइंगल AOB, नीचे वाले ट्राइंगल, अब ट्राइंगल COD, ऊपर वाले ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। तो देखिए एक तो एंगल AOB यानी कि ये एंगल, और एंगल COD दैट मीन्स कि ये एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। फिर एक हम ये बोल सकते हैं कि भाई एंगल OAB एंड एंगल OCD, देखिए दैट वन एंड दैट वन, ये दोनों आपस में क्यों होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से इक्वल हो गए। एक हम बोल सकते हैं भाई AB इज इक्वल टू CD, क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की वजह से, है ना। तो देखिए हमने इस साइड को इसके इक्वल दिखाया, दो एंगल इक्वल दिखाए, तो क्या दोनों एंगल के बीच की कॉमन साइड है ये, बिल्कुल भी नहीं। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास लग गया बाय AAS क्राइटेरिया, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, किस वजह से, बाय CPCT की वजह से, दैट इज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और देखिए हमें यही तो दिखाना था कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, किसके, पैरेललोग्राम के, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये था अपना 17th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, और वो भी राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं फिर से। चलिए दोबारा करते हैं कि एक कोई रोम्बस है, स्क्वायर नहीं बनाना भाई, एक रोम्बस बनाना है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक कोई रोम्बस है, हालांकि थोड़ा सा ये पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में अब हम क्या लेकर चलेंगे कि इसके जो डायगोनल है वो ड्रॉ करते हैं, AC एंड BD, और ये एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। सो हमारे फिगर के अकॉर्डिंगली अब हम क्या लेकर चलने चाहते हैं, सबसे पहले तो वही काम कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए बाइसेक्ट के लिए सेम प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नेमिंग बिल्कुल सेम है। मैं सेम पोर्शन जो है वो यहाँ से पिक कर सकता हूँ।
कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए मैं उसी फिगर के अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ सेम क्वेश्चन। देखिए हमें जब भी डायगोनल्स को बाइसेक्ट दिखाना है, आप हमेशा अपोजिट ट्रायंगल्स को लेकर चलिए, ठीक है। जैसे AOB COD वो को या BOC और AOD को, डजेंट मैटर, आप कोई भी आप पेयर उठा सकते हैं। तो देखिए हमने दो अपोजिट ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल्स लिए, उन दोनों में एक वर्टिकली एंगल आपस में इक्वल दिखाया है ना, और एक हमने अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल दिखाए, और साथ साथ अपोजिट साइड इक्वल दिखाई। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम की बजाय इधर आ जाएगा रोम्बस, ठीक है। और इवन आप अपोजिट वर्ड भी यहाँ से हटा सकते हैं, साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है ना। सो दोनों AAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से अपोजिट अपोजिट बोल रहा हूँ, OA OC के इक्वल हो गया है ना, और OB OD के इक्वल हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब हमें इसको परपेंडिकुलर भी दिखाना है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि ये परपेंडिकुलर। तो इसके लिए आप ध्यान रखें, एडजेसेंट ट्रायंगल्स को लेकर चलेंगे अब हम, ठीक है। सो इस फिगर को एक बार कॉपी कर लेते हैं, जहाँ हमें काम करना है वहाँ इसको यूज़ कर लेंगे। तो देखिए इसको यहाँ यूज कर लेते हैं, इसको कर देता हूँ मैं डिलीट। सो देखिए जब भी हमें परपेंडिकुलर पर काम करना हो तो उस सिचुएशन में आप एडजेसेंट ट्रायंगल्स पर काम कीजिए। सो लेकर चलेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB। ओके, क्या क्या है इनमें कॉमन, एक तो देखिए OB दोनों में ही है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, कॉमन बोल सकते हैं। फिर OA इज इक्वल टू OC, अभी अभी हम दिखा के आए हैं, है ना। या तो इसको रेफरेंस दे दीजिए, या आप बोल सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। और दूसरी क्या कंडीशन हम लेकर चल सकते हैं, AB इज इक्वल टू BC, ये क्या रेफरेंस आ जाएगा, साइड्स ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि भाई एंगल AOB एंड एंगल COB दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कॉन्ग्रुएंसी किससे आई, बाय SSS क्राइटेरिया से। और इक्वलिटी कहाँ से आई, बाय CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए हमने पहले इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाया, अब हम ये लेकर चलते हैं कि भाई इन्हीं दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो सम किसके इक्वल आएगा, 180 के। क्यों, लीनियर पेयर की वजह से, लीनियर पेयर। ओके, सो अब क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं तो हम इनमें से किन्हीं एक को आपस में इक्वल रख सकते हैं। जैसे COB की जगह हम AOB लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमने कहाँ से यूज़ किया इसको, आप इक्वेशन 1 बोल कर बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1। ऊपर तो हमने कोई 1 नहीं बोला है ना, नहीं, ठीक है। सो अब क्योंकि दोनों एंगल सेम हो गए तो इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं। अब ये जो 2 है वो मल्टीपल से दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ देखिए 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। यानी कि ये देखिए ये एंगल कितने डिग्री का आ गया, 90। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी हेल्प हम ले लेते हैं। देखिए एक हम ऊपर क्या दिखा के आए थे, बाइसेक्ट, और एक ये आ गया 90 डिग्री। तो अब हम फाइनली बोल सकते हैं देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना। और यही तो हमें प्रूव करना था कि रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो भी राइट एंगल पे। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पर।
ओके, सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18। चलिए नेक्स्ट करते हैं, प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ द स्क्वेयर। अब हमें इक्वल भी दिखाना है, बाइसेक्ट और परपेंडिकुलर पर जो काम करना है ना वो हमें एग्जैक्टली यही करना है। मैं सेम चीज़ कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ उस क्वेश्चन में, बस एक्स्ट्रा फ़र्क पता है कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा फ़र्क आ जाएगा हमारे पास इसके डायगोनल्स को इक्वल दिखाने में, कि इन दोनों डायगोनल्स को हमें आपस में क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए एक स्क्वायर बनाते हैं। सिर्फ वो वाला काम हमारे पास थोड़ा डिफरेंट रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। मैं उसी ऑर्डर में नेमिंग कर रहा हूँ जान करके, ताकि ऊपर वाला क्वेश्चन हमें यूज़ हो जाए एज इट इज़। तो देखिए मैंने दोनों डायगोनल ड्रॉ किए, तो अगर हम सिर्फ AC डायगोनल की बात करें तो हमें यहाँ पर एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है, कौन सा, ABC ट्राइंगल, है ना। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो इसको हम एक बार अलग बना लें। देखिए ये ट्राइंगल हो गया हमारा कौन सा, ABC, और दूसरा डायगोनल BD के साथ एक ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा, ABD ट्राइंगल, है ना। हम अब इस ट्राइंगल को भी अलग बना लेते हैं। मान लीजिए ये ट्राइंगल बना लिया मैंने कुछ ऐसा, ABD। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो वैसी बात है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि AC और BD आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं। देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, दोनों में एक चीज़ नोटिस कीजिए कि AB जो है वो दोनों में कॉमन है ना, तो इसका रेफरेंस क्या जाएगा, कॉमन। और एक हम नोटिस करेंगे कि AD और BC ये दोनों में इक्वल है, AD एंड BC, क्यों, साइड्स ऑफ स्क्वायर की साइड है तो ऑब्वियसली बात है इक्वल तो होनी ही है ना, ये AD और BC। फिर हमने दिखाया कि भाई एक एंगल 90 डिग्री और दूसरे ट्रायंगल में भी 90 डिग्री, यानी कि एंगल ABC एंड एंगल BAD दोनों में क्या है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्क्वायर के एंगल्स हैं, है ना, सो ईच 90। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है एंड ट्रायंगल BAD है दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। किससे, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ठीक है, सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई जो AC साइड है और BD साइड है, फर्स्ट एंड लास्ट, है ना, सो ये दोनों साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल। किससे, बाय CP/CT से। इसको तो इसी की वजह से हम आप इसको क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल हो गए। अब हमें इनको क्या दिखाना है, बाइसेक्ट दिखाना है। भाई देखिए यही सेम काम हम करने वाले हैं। दैट मीन्स कि मैं अगर यहाँ से एज इट इज़ इसको अगर कॉपी कर लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कंप्लीटली सेम। ठीक है, क्योंकि मैंने नेमिंग भी उसी ऑर्डर में की है जिस ऑर्डर में इस लास्ट क्वेश्चन में हमने काम किया था, यानी कि सेम पैटर्न के साथ आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। बस फ़र्क आपको कहाँ डालना है, जहाँ रोम्बस लिखा है उसकी जगह आपको क्या लिखना है, स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ, यहाँ रोम्बस आना था वैसे उसमें ये आ जाएगा स्क्वायर। और कहाँ रोम्बस लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है, ये भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि हम स्क्वायर पर काम कर रहे हैं, है ना। ये आ गया रोम्बस, इसकी जगह भी स्क्वायर। सो होप सो ये वाला जो पार्ट है वो आप कर लेंगे, समझ आया होगा। सो इस तरह से हमारा जो स्क्वायर के डायगोनल्स को इक्वल दिखाने का, उनको बाइसेक्ट दिखाने का, उनको राइट एंगल यानी कि परपेंडिकुलर दिखाने का
सारा काम यहाँ पर हो चुका है, यानी कि 3 हिस्सों में हमें ये काम करना पड़ा। ओके, ये क्या है? प्रूव दैट इफ़ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड का एक पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। हमें इस चीज़ पर काम करना है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। फ़िलहाल नॉर्मली आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए, जब भी आप कोई फिगर बनाएं तो उस फिगर को जो प्रूव करना है, फिगर उस तरह का बनाना चाहिए आपको, ठीक है। सो फ़िलहाल हमें एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो मैं पैरेललोग्राम की शेप का एक फिगर बना लेता हूँ, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। तो अब ये क्या कहता है कि अगर इसका एक पेयर अपोजिट साइड का, तो मान लीजिए हम ए बी और सी डी पे काम करने वाले हैं, ये आपस में क्या क्या दे रखे हैं उनको हम लिख देते हैं। इनको हमें गिवन में क्या दिया गया है, ए बी और सी डी आपस में इक्वल भी दिए गए हैं एंड ए बी और सी डी आपस में पैरेलल भी दिए गए हैं। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसको पैरेललोग्राम दिखाने के लिए या तो हम ये कर लें कि इसका जो दूसरा बचा हुआ पेयर है उनको भी इक्वल दिखा दे, तो हम ये कह सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल के दोनों पेयर जो हैं अपोजिट साइड के, वो कैसे आपस में इक्वल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होंगे, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा वहाँ पर। तो बात आ गई कि भाई इनको दिखाएं कैसे। सो यहाँ पर हम हेल्प ले लेते हैं डायगोनल की, ठीक है। और देखिए उसमें आगे हम करने क्या वाले हैं इस डायगोनल में, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, तो AC जो है वो एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी, और ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल्स जो हैं आपस में कैसे कहलाएंगे, अल्टरनेट, और अल्टरनेट के साथ साथ ये इक्वल भी होनी चाहिए। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल, और ये वाली साइड जो है वो दोनों में कॉमन हो गई, है ना। तो बेसिकली देखा जाए तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स आपस में कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। हमें वही तो चाहिए, है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल, या हमने कंस्ट्रक्शन में एक काम किया था क्या, जॉइन AC को हमने ज्वाइन कर दिया था। तो कौन कौन से ट्राइंगल पे काम कर रहे हैं, देखिए ABC एंड ट्राइंगल CDA, इन दोनों ट्राइंगल पे काम करते हैं। तो हम नोटिस करेंगे कि AB और CD ये दोनों आपस में इक्वल है। रेफरेंस कहाँ से आ गया, गिवन से आ गया। फिर हमने बोला कि भाई एंगल BAC और एंगल DCA ये दोनों में इक्वल है। कहाँ से आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से, है ना। और फिर हमने नोटिस किया भाई AC दोनों में है, ये कहाँ से आई, कॉमन। सो कौन सा क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे पास बाय SAS क्राइटेरिया से, है ना। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि भाई जो AD साइड है और जो BC साइड है, BC एंड AD साइड, वो दोनों आपस में क्या हुई, इक्वल। किससे, बाय CPCT से। फिर अब हम यहाँ पे एक रेफरेंस देंगे, वी नो दैट इफ बोथ पेयर्स किसके, ऑफ opposite sides किसके, ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो, आर इक्वल, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, है ना। देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देखिए इसको 1 बोल देते हैं और इसको 2 बोल देते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 in quadrilateral ABCD, AB is equal to CD, ये एक अपोजिट पेयर का साइड्स का जो पेयर है वो इक्वल हो गया, और दूसरा फ्रॉम 2 से BC और AD आपस में इक्वल हो गए, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर
ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, है ना। सिंपल सा तरीका था जिसके थ्रू हमने इस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है। ओके, तो ये था अपना फर्स्ट पार्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हम करने वाले हैं मेंटल मैथमेटिक्स। तो देखिए मेंटल मैथमेटिक्स में पहला क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी और सी डी जो लाइंस हैं वो पैरेलल दी गई हैं, ये पैरेलल का साइन होता है ना। देन एक्स की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब दो लाइन यहाँ पर पैरेलल है तो वहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग या अल्टरनेट इस तरह के जो एंगल्स हैं उनसे रिलेटेड काम किया जाता है। अब इन्होंने क्योंकि फिगर में यहाँ पर डॉटेड लाइन यानी कि इस बी से स्टार्ट होने वाली लाइन को एक्सटेंड कर रखा है, तो हमें अब इसी के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। वरना अगर ये वाला जो पार्ट है अगर नहीं दिया जाता तो इसको एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। ठीक है, तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में हम करने क्या वाले हैं, पहले तो हम ये चीज़ मेंशन करेंगे, सिंस आंसर है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। अब यहाँ पर हम बी जो एक्सटेंड होकर यहाँ तक आ रही है इसको एक नाम दे देते हैं, ई दे देते हैं। एंड जो बी ई है अब वो क्या बन जाएगी, इज़ ए ट्रांसवर्सल, है ना, वो एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी। ओके, सो अब क्योंकि दो लाइन है पैरेलल और एक है ट्रांसवर्सल, तो ये और ये एंगल जो हैं दैट मीन्स कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और पैरेललिज्म की वजह से ये दोनों अल्टरनेट एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल, है ना। तो देखिए देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एंगल डी ई बी यानी कि इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंड एंगल ए बी ई, ये दोनों ही एंगल आपस में क्या हुए, इक्वल हुए। रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ओके, लेकिन फिर हम नोटिस करेंगे कि हमें ऑलरेडी ए बी ई एंगल जो है वो तो 30 डिग्री का गिवन है, यानी कि हमारे पास ये एंगल भी कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया, है ना। इस चीज़ का हम रेफरेंस दे सकते हैं गिवन से, इसको 1 बोल देते हैं। अब हम यहाँ पर वो क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प लेते हैं। हम देखिए जब कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, और एक ट्राइंगल की एक लाइन को एक्सटेंड करें तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो एक्चुअली ट्राइंगल के इंटीरियर और इसके इंटीरियर के जो अपोजिट एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं इसको 1 और 2 बोलूँ तो 1 और 2 का एडिशन एक्चुअल में ये वाला एंगल तैयार करता है। ओके, तो अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर क्या कि ये देखिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पर इस लाइन को आगे बढ़ाया गया है तो ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। तो इसके इंटीरियर में और ओपोजिट डायरेक्शन में दो एंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक 30 डिग्री का और 35 का। दैट मीन्स कि ये x इन दोनों के एडिशन के इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। किस प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। तो यहाँ पर इसको ट्रायंगल का नाम देने के लिए इसको f का नाम दे देते हैं इधर, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बन गया DEF, ये वाला ट्रायंगल। ओके, सो इसको हम अब एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए इन, या डायरेक्टली लिखते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी, ऑन ट्राइंगल DEF। क्या होगा, एंगल DEF प्लस एंगल EDF प्लस एंगल सम प्रॉपर्टी तो खैर हमने डिसाइड नहीं की थी, मेरा माइंड कहीं और चला गया, सॉरी। तो यहाँ हम यूज़ करने वाले थे एक्चुअली एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना। सो उसको यूज़ करते हैं कि नाउ एंगल x जो एंगल है, अब x के साथ अलग से एंगल लगाने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि वो एक मेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, एंगल DEF
प्लस एंगल ई डी एफ के इक्वल होगा। रीज़न यहाँ लिख देते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहाँ, ऑन ट्राइंगल। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पर डी ई एफ फ्रॉम 1 से 30 डिग्री का है, ई डी एफ गिवन से 35 डिग्री का है। तो यहाँ हम लिख देते हैं गिवन एंड फ्रॉम 1, है ना। सो x की वैल्यू आ गई, यही तो निकालना था, कितना, 65 डिग्री का। ओके, तो ये था अपना मेंटल मैथमेटिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AO साइड CD के पैरेलल गिवन है, दैट मीन्स कि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं, एंड OB और CE ये और ये आपस में पैरेलल गिवन है, और साथ ही साथ हमें एंगल AOB यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है 40 डिग्री का ये गिवन है, हमें ECD एंगल फाइंड आउट करना है। ECD ओके, यहाँ एक एंगल नज़र आ रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है। देखिए सबसे पहले तो हम इन दो पैरेलल और इस ट्रांसवर्सल को लेकर चलते हैं, उससे क्या होगा कि ये एंगल और ये 40 डिग्री का एंगल दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग कहलाएंगे, है ना। सो आंसर स्टार्ट करते हैं। सिंस AO इज़ पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल कौन है, OB इज़ अ ट्रांसवर्सल, है ना। देयरफॉर एंगल CDB और एंगल AOB आपस में इक्वल होंगे। रीज़न आ जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो अब यहाँ से हमें CDB की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि AOB तो 40 डिग्री गिवन है। इसका रेफरेंस दे देते हैं गिवन से, इसको बोल देते हैं 1। अब देखिए, अब हमारे पास OB और CE पैरेलल है, यानी कि ये ऊपर और नीचे वाली, लेकिन इस बार ट्रांसवर्सल हम इसको मानेंगे, ठीक है। एंड CD इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो ऐसे में देखिए ये दोनों इन पैरेलल लाइन्स के अंदर की तरफ है और ट्रांसवर्सल के सेम डायरेक्शन में है, तो इस तरह के एंगल्स को बोला जाता है को इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो हमारे पास एंगल CDB और एंगल ECD इन दोनों का एडिशन, यानी कि जिस पर टिक किया हुआ है इन दोनों का एडिशन एक्चुअल में किसके इक्वल आ जाएगा, 180। तो यहाँ हम रेफरेंस दे सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स का। ओके, ये आ गए को इंटीरियर एंगल्स। लेकिन इसमें से फ्रॉम 1 से हमें CDB तो ऑलरेडी 40 डिग्री का पता है, दैट मीन्स कि हमारे पास ECD की वैल्यू हम बड़े आराम से अब निकाल सकते हैं। 40 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, तो 180 - 40 140 डिग्री। देखो यही तो हमें निकालना था 140 डिग्री का, है ना। तो कहीं ना कहीं हम बेसिकली देखा जाए लाइंस और एंगल की प्रॉपर्टी जो कि हम 7th क्लास में पढ़ के आए थे उसकी हेल्प ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं नहीं, बहुत जगह हमने इस पूरे चैप्टर में उसकी हेल्प ली है। ओके, नेक्स्ट है एक पैरेललोग्राम है ABCD, जिसमें AP और BP दो बाइसेक्टर्स हैं। किसके बाइसेक्टर हैं, AP बाइसेक्टर है इस DAB एंगल का, यानी कि यहाँ पर ये जो दो एंगल बन रहे हैं ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है। और ये जो BP लाइन है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स कि ये जो दो एंगल बन रहे हैं वे दोनों आपस में इक्वल हो गए। ओके, इनको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं रिस्पेक्टिवली। तो ये बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल रिस्पेक्टिवली का यही मतलब है। एक और चीज़ हमें दे रखी है, एंगल DAB जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो कहाँ है ये DAB मतलब दैट मीन्स कि ये पूरा एंगल, ठीक है, DAB इसकी बात चल रही है। तो ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री का दिया गया है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल APB, हमें ये निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है कि एंगल DAB ये 60 डिग्री का एंगल दिया गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेफ़्ट में भी 2 से डिवाइड कर दिया और राइट में भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए इस फिगर में मैं नेमिंग कर देता हूँ।
इस एंगल को मैं 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 बोल देता हूँ, ठीक है। सो देखते हैं इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए DAB के हाफ में DAB एक्चुअली ये पूरा एंगल है, ठीक है। तो उस पूरे एंगल के हाफ में हम एंगल 1 भी लिख सकते हैं और एंगल 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम नोटिस करेंगे कि हमें ज़रूरत एंगल 2 की है, क्योंकि हमें लास्ट में इस ट्रायंगल पर काम करना है। क्यों? क्योंकि हमें ये P एंगल फाइंड आउट करना है और P इस ट्रायंगल के अंदर है ना। तो हम इसके रिप्लेसमेंट में लिखते हैं एंगल 2, कि DAB के हाफ में हमने एंगल 2 लिखा और 60 का हाफ 30 होता ही है ना। तो ये 2 क्यों आया उसके पीछे का रेफरेंस दे देते हैं। AP बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है, या पूरा ही लिख देते हैं DAB। इसको बाइसेक्ट कर रहा था तो इस वजह से ये हाफ हो गया, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं 1। नाउ अब एंगल DAB पूरे रोम्बस या पैरेललोग्राम, जो भी इन्होंने नाम दे रखा है, पैरेललोग्राम है, मैं सिर्फ इस फिगर पर काम कर रहा हूँ ABCD। हमें देखिए ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री का, तो क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। कैसे? एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी से, है ना। इस पर तो हम पीछे बहुत काम करके आए हैं। रेफरेंस क्या आएगा? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180। जबकि यहाँ से DAB हमें ऑलरेडी 60 डिग्री का गिवन है, तो क्या हम एंगल ABC निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 60 कहाँ से आया वो रेफरेंस दे देते हैं, ये तो गिवन है ना। तो 60 उधर जाकर क्या करेगा भाई? सब्ट्रैक्ट करेगा, तो 180 - 60 120। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया था, हम इधर भी क्या करते हैं? 2 से डिवाइड, लेफ़्ट को भी 2 से डिवाइड किया और राइट को भी 2 से डिवाइड किया। अब क्योंकि अब मेन फिगर को देखेंगे तो ये जो BP है ये एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है, तो यानी कि एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों आपस में इक्वल हुए। तो हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? एंगल 4 की रिक्वायरमेंट है। और 120 का हाफ कितना होता है? 60 होता है। यहाँ रेफरेंस क्या आ जाएगा? BP बाइसेक्ट्स एंगल ABC, है ना। या CBA लिख दीजिए या ABC लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसको बोल देते हैं एंगल 2। अब देखिए, अब जो आपको यहाँ पर छोटा सा ट्रायंगल नज़र आ रहा है, एक्चुअली कौन सा, मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ, APAB, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये ट्रायंगल के तीनों एंगल्स में से हमें 2 एंगल्स का सम ऑलरेडी पता चल चुका है, एंगल 2 और एंगल 4 का, है ना। एंगल 2 ये रहा और एंगल 4 ये रहा, फ्रॉम 1 and 2, इसलिए इनको नाम दिया था। तो अब इस ट्रायंगल पर काम करते हैं। देखिए, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्रायंगल APB क्या होगा? एंगल PAB प्लस, यानी कि वैसे देखा जाए हम PAB पूरा बोलने की बजाय क्या बोल सकते हैं? एंगल 2, एंगल 4 और एंगल APB जिस वे में दिया गया है ना, तो वही यूज कर लेते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल APB किसके इक्वल आ जाएगा? 180 के। फ्रॉम 1 and 2 से अब एंगल 2 देखिए किसके इक्वल है? 30 डिग्री। और एंगल 4 किसके इक्वल है? 60 डिग्री। सो हमारे पास APB एंगल किसके इक्वल आ जाएगा? 90 डिग्री के, क्योंकि 60 + 30 कितना हो गया? 90। अब 180 - 90 क्या रिजल्ट देगा? 90 ही देगा। और हमें देखिए यही एंगल तो निकालना था, है ना। ये देखिए एंगल APB। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 4th क्वेश्चन करते हैं। क्या है? एक पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD, ठीक है। AC और BD आर इट्स डायगोनल हैं जो कि O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके। और P मिड पॉइंट है DO का, चलिए, ओके। एंड Q मिड पॉइंट है हमारे पास OB का, ओके। नेक्स्ट, फिर हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट APCQ ये भी एक पैरेललोग्राम होगा,
तो चलिए देखते हैं APCQ, इसको पैरेललोग्राम कैसे दिखाया जाए। पैरेललोग्राम दिखाने के लिए या तो इनकी अपोजिट साइड्स को आपस में पैरेलल, वैसे बाइसेक्ट से हो जाएगा। अगर हम ये दिखा दें कि एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना, तो ऑब्वियस ही बात है वो क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। तो वही काम हम यूज़ करने वाले हैं। सिंस ABCD is a parallelogram, therefore AC and BD bisects each other, क्योंकि वो दोनों डायगोनल है। और बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, वो लिख देते हैं कि OA OC के इक्वल होगा एंड OB OD के इक्वल होगा। बिल्कुल, है ना, कि भाई OC और OA की लेंथ इक्वल हुई और साथ साथ में OB और OD की लेंथ इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर हल्का सा चेंज कर रहे हैं। OA और OC को तो हम रहने देते हैं सेम, लेकिन OB और OD को कर देते हैं हाफ हाफ। क्यों कर रहे हैं वो भी पता चल जाएगा। देखिए फिर से OA और OC सेम रहने दिए, लेकिन OB के हाफ में क्या हम OQ लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए मान लीजिए ये पूरी है 4 सेंटीमीटर और Q इस OB का क्या बोला गया है, मिड पॉइंट बोला गया है। दैट मीन्स कि इस 4 के 2 टुकड़े हो गए, 2 इधर और 2 इधर। दैट मीन्स कि हम OB के हाफ में OQ लिख सकते हैं। OB 4 मानी थी, 4 का हाफ 2, तो OQ 2 के इक्वल ही है। इन द सेम वे हम यहाँ पर OD के हाफ में किसको लिख सकते हैं, OP को लिख सकते हैं। तो वही काम हम अब यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए OB के हाफ में क्या यूज़ कर लेते हैं, OQ, और OD के हाफ में किसको यूज़ कर लेते हैं, OP, और इसको बोल देते हैं 1। ठीक है, अब देखिए अब डायरेक्टली बस 2 लाइन का क्वेश्चन रह गया। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, फ़िलहाल के लिए अभी उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे जिसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है कि APCQ, कि इस क्वाड्रिलेटरल में OA और OC आपस में इक्वल है एंड OQ और OP आपस में इक्वल है। कहाँ से पता चला, फ्रॉम 1 से पता चला, है ना। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि APCQ क्या है, इज़ अ पैरेललोग्राम सिंस डायगोनल्स, या ऐसे बोल देते हैं, सिंस व्हेन डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल bisects each other, then it is a पैरेललोग्राम। तो क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो आप APCQ इस फिगर को देखेंगे तो ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, इसमें OA डायगोनल, मतलब AC जो डायगोनल है वो आपस में इक्वल दिखा दी, और जो PQ डायगोनल है वो आपस में इक्वल दिखा दी। तो ऑटोमेटिकली डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर गई। तो यही तो हमारा मतलब इसी के थ्रू जो है हमने ये दिखा दिया कि ये क्वाड्रिलेटरल एक क्या है, पैरेललोग्राम है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इफ़ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल है। अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल दिए गए हैं, तो सीधी सी बात है। देखिए अब हम इस पैरेललोग्राम को थोड़ा सा टेढ़ा नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 एडजेसेंट एंगल्स को आपस में इक्वल बताया है, एडजेसेंट जैसे A और B। तो यहाँ हम आंसर स्टार्ट करते हैं। अपने फिगर के अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं गिवन में क्या, कि एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल है।
ओके, सो हमें हर एक एंगल को फाइंड आउट करना है कि वो किसके इक्वल होगा। तो अब हम एक वो लाइन लेके चलते हैं। वी नो दैट opposite angles of parallelogram are equal, कि opposite angle जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो कैसे होते हैं, इक्वल। therefore एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A के, इसको तो 1 बोल देते हैं। एंड एंगल D किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल B के, इसको 2 बोल देते हैं। तो अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे फ्रॉम 1 एंड 2 से, क्या कि देखो A यहाँ पर C के इक्वल है, जबकि ऊपर ये B के इक्वल है, और जबकि 2 में B D के इक्वल है। तो यानी कि आप नोटिस करोगे कि घुमा फिरा के ये चारों के चारों एंगल आपस में इक्वल आ गए, A B C एंड एंगल D, है ना। तो अब हम इसका रेफरेंस लेते हैं और पैरेललोग्राम के जो एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते हैं। यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या पैरेललोग्राम इन्होंने नाम दे ही रखा है तो आप पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D किसके इक्वल हो जाएगा, 360। फिर हम कहेंगे भाई एंगल तो सारे इक्वल है, तो किसी 3 को सेम नाम दे दें, B C D सबको A नाम दे देते हैं। कहाँ से, फ्रॉम 3 से, ठीक है। सो अब एंगल A 4 टाइम ऐड हो रहा है तो इसको 4 टाइम A लिख सकते हैं, 360 यहाँ है ही। अब 4 उधर जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 360 को 4 से डिवाइड करें तो A कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए हमें यही तो निकालना था, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एक पजल है जिसमें आप नोटिस करोगे, एक्चुअली इसमें मेरे को कुछ मिस्टेक लगी हल्की सी, इसलिए मैंने पहले ये ट्राई करके देखा। चलिए मैं फटाफट आपको ये कंप्लीट करवा देता हूँ। क्या है, सम ऑफ द डैश ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री, है ना। तो इसमें से हमें एंगल छांटना है कि एंगल किसके इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360। सेकंड क्या है, फर्स्ट हो गया, सेकंड है इफ़ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और वो भी राइट एंगल पे। तो इस तरह के पैरेललोग्राम को क्या बोलेंगे, एक रोम्बस बोला जाता है। तो आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ एक रोम्बस है, RHOMBUS, रोम्बस। ओके, तो ये था आपका सेकंड। थर्ड क्या है, ए फिगर मेड ऑफ 2 आइसोस्केलस ट्राइंगल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन बेस, कि एक कॉमन बेस है और उसके दोनों तरफ एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो इस तरह के फिगर को क्या बोला जाता है, नॉर्मली इस तरह के फिगर को एक काइट बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है और ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें ये इक्वल साइड और ये कॉमन बेस है। ठीक है, तो ये कैसा फिगर बना, ये काइट बना। लेकिन काइट इसमें कहीं पर भी ढूंढने से नहीं मिल रही है। वैसे रोम्बस भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है, क्योंकि रोम्बस का फिगर जब आप तैयार करेंगे तो उसमें कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करोगे तो ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है ना, और ये कॉमन का काम कर सकता है। दैट मीन्स कि आप इसको रोम्बस भी बोल सकते हो, लेकिन बेसिकली इसको काइट बोला जाना चाहिए। तो इसके लिए सेम यही आंसर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि काइट तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है इसमें। फोर्थ क्या है, द डैश एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, है ना, काफ़ी टाइम हम यूज कर चुके हैं। तो ये देखिए ADJACENT एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट है फिफ्थ क्या है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB BC CD और AD ये क्या कहलाती हैं, आर इट्स साइड्स कहलाती हैं, है ना। लेकिन साइड्स यहाँ पर कहीं पर भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है। फिर भी अगर आपको मिल जाता है, मुझे तो मिला नहीं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और AC जो है उसमें क्या कहलाएगा, AC कहलाता है एक डायगोनल। एक ही डायगोनल की बात यहाँ पर हुई है, ठीक है। सो इसमें डायगोनल कहाँ है भाई, डायगोनल यहाँ ऊपर है, देखिए DIAGONAL डायगोनल, ओके। साइड मिसिंग है इसमें, 6th मेरी तरफ से मिसिंग है, हो सकता है आपको मिल जाए तो प्लीज़ मुझे भी बताएं। चलिए देखते हैं कौन आंसर करता है। 6th क्वेश्चन है, इफ़ एन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री देन इट इज़ ए कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल होता है। कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है इस तरह के। तो कॉनकेव भी मुझे इसमें ये रहा, देखिए नीचे से पढ़ना, CONCAVE कॉनकेव, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, ये तो मिल गया था, तो ये था 6th ऑप्शन। 7th क्या है, इफ़ ए पॉइंट इज़ नीदर ऑन द क्वाड्रिलेटरल नॉर इन इट्स एक्सटीरियर देन इट इज़ इन इंटीरियर। मान लीजिए कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ना तो कोई पॉइंट इस क्वाड्रिलेटरल के ऊपर है ना इसके बाहर है, तो वैसी बात है कहाँ होगा, इंटीरियर में होगा। तो यहाँ पे इंटीरियर आप नोटिस करेंगे, देखिए ये रहा INTERIOR इंटीरियर, ओके। तो ये था अपना 7th। 8th, ऑपोजिट ऑफ इंटीरियर इज़, इंटीरियर का ऑपोजिट क्या होगा, एक्सटीरियर होगा, है ना। तो एक्सटीरियर हमारे पास देखिए रहा EXTERIOR एक्सटीरियर। तो हमें क्या नहीं मिला, एक तो साइड नहीं मिली और एक काइट नहीं मिला। तो इसी के साथ अपना ये जो पज़ल है वो हो जाता है कंप्लीट। हॉट्स के क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर ABCD एक कोई पैरेललोग्राम है, फाइंड द रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ ऑफ X, Y एंड Z। इनकी वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना है। देखिए अब क्योंकि इन्होंने एक पैरेललोग्राम बोल रखा है तो यहाँ से हम हेल्प ले लेते हैं बड़े आराम से x की वैल्यू को निकालने के लिए, ठीक है। आंसर स्टार्ट करते हैं। मैं गिवन पोर्शन फ़िलहाल नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लेके चल रहे हैं कि भाई जो x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 100 डिग्री के। और यहाँ रेफरेंस आप किस चीज़ का देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। नाउ अब हम y को लेकर चलेंगे, y इज इक्वल टू 100। बता सकते हैं क्या रीज़न होगा भाई, यहाँ रीज़न आएगा कॉरस्पॉन्डिंग का। कैसे, ध्यान दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि देखिए ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो इसकी और इसकी सेम डायरेक्शन है ना। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x भी आ गया, y भी आ गया। नाउ अब हम वैसे y और z को भी लेके चल सकते हैं या z और 100 को भी लेके चल सकते हैं। दोनों का सम कितना आएगा, 180। लेकिन z और 100 को लेके चलेंगे तो एडजेसेंट एंगल बोला जाएगा, और y और z को बोलेंगे तो लीनियर पेयर बोला जाएगा। तो किसी की हेल्प आप ले सकते हैं, तो z और 100 की ही हेल्प ले लेते हैं। इज इक्वल टू 180 डिग्री, रेफरेंस क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 180। तो यहाँ से हम z की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो z कितना आ गया, 80 डिग्री का। तो इसी की तरह हमारे पास x आ गया, y आ गया और z आ गया। तो ये था हॉट्स का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ओके, सो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एन एंट एंड ए ब्लाइंड स्पाइडर ऑन एन ओपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब। ठीक है, ये क्यूब दे रखा है और ये ओपोजिट कॉर्नर्स पर है, एक तो स्पाइडर और एक एंट। द एंट इज स्टेशनरी, एंट एक जगह खड़ी है, वो मूव नहीं कर रही है। एंड द स्पाइडर मूव्स एट रैंडम फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। ठीक है, वो एक ब्लाइंड स्पाइडर है यहाँ पर, अलोंग द एजेस ओनली, एजेस के साथ साथ, ऐसे कहीं पर भी नहीं घूम रहा है, वो सिर्फ एजेस के साथ साथ ऐसे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टर्न्स बिफोर द स्पाइडर रीचेज द एंड। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो नंबर ऑफ मूव्स ये पूछ रहा है या टर्न्स पूछ रहा है, वो एक्चुअल में मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम इसके बात करें तो देखिए
अगर ये जो एंट जो स्पाइडर है वो स्पाइडर अगर इस कॉर्नर पर है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम समझते हैं कि उसको मैक्सिमम कितने मूव करने पड़ेंगे। तो वहाँ पर आप नोटिस करोगे, देखिए एक, क्योंकि अगर वो इस तरफ मूवमेंट करता है तो डायरेक्टली पहुँच जाएगा, हमें मैक्सिमम के अकॉर्डिंगली सोचना है। तो देखिए एक, चलिए इधर आते हैं, 2, इधर आ गए तो गलती हो जाएगी, है ना, 3, फिर चलिए इधर चलते हैं, 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, यानी कि आई थिंक मैक्सिमम 7 मूव हो सकते हैं। चलिए इस बार डायरेक्शन चेंज करते हैं, इस बार इधर मूवमेंट की थी, इधर ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए 1, 2, 3, 4, नीचे की तरफ आ गए तो डायरेक्टली मिल जाएंगे, 5, 6 और फिर से देखिए 7 ही आ रहे हैं। अगर मैं ये वाली मूवमेंट करके इधर आता हूँ तो आप नोटिस करोगे कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर 7 मैं ये करता हूँ तो ये भी रिपीट होगी और ये वाली मूवमेंट भी रिपीट होगी, तो हमें रिपीटिशन नहीं चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जो स्पाइडर है वो एडजेसेंट कॉर्नर पर है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मूवमेंट कितनी हो रही है, 7 मूवमेंट हो रही है। लेकिन अगर वो डायगनली अपोजिट कॉर्नर पर है, डायगनल यानी कि फेस सेम है लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट जो डायगनल बनेगा उस डायगनल पर वो एंट है, जैसा कि फिगर में नज़र भी आ रहा है। तो अब देखते हैं मैक्सिमम कितने मूव हो सकते हैं। तो देखिए 1, इधर नहीं मूवमेंट करेंगे, चलिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मूवमेंट हो रही है ना। हमें कोई भी एज को रिपीट नहीं करना है, आप कोई दूसरी डायरेक्शन ट्राई करके देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे तो 6 आ गया, इससे ज़्यादा तो 8 में हमारे पास बन नहीं रहा था, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर से 8 ही आ रहा है, यानी कि हमने डिफरेंट डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली देखा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर जो स्पाइडर है वो डायगनली अपोजिट कॉर्नर पर है, अपोजिट कॉर्नर ऑन सेम फेस पर अपोजिट कॉर्नर पर है, तो उस कंडीशन में उसको मूवमेंट कितनी करनी पड़ रही है, 8, उसको मैक्सिमम मूवमेंट 8 करनी पड़ेगी तो पहुंच जाएगी। ओके, फिर देखते हैं अगर ये ना तो इधर एडजेसेंट कॉर्नर पर है, ठीक है, ना ही सेम फेस के अपोजिट डायगनली कॉर्नर पर है, वो इन कॉर्नर पर है, बिल्कुल अपोजिट। अब देखिए ये कॉर्नर लेते हैं तो फिर से सेम फेस हो जाएगा, उस पर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। ये कॉर्नर लेते हैं तो फिर से एक सेम फेस हो जाएगा, उस पर भी हम काम कर चुके हैं, है ना। तो हमारे पास बचा ये कॉर्नर। तो इस कॉर्नर के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो ये क्यूब का डायगनली कॉर्नर है, ठीक है, एक कमरे का नीचे का कोई एक कॉर्नर और बिल्कुल उसके अपोजिट ऊपर का कोई कॉर्नर कमरे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ मूवमेंट चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लग रही हैं। चलिए कोई और ट्राई करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर से 7 ही आ रही है। कोई और ट्राई करके देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर से 7 ही आ रही हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि डायगनली opposite कॉर्नर ऑफ क्यूब, तो उस कंडीशन में हमारे पास कितने मोमेंट आ रहे हैं, 7।
ठीक है। तो ये था अपना एक क्वेश्चन, लेकिन इसमें ऑल्सो पूछा गया है ऑल्सो सोल्व फॉर ए स्क्वेयर। तो स्क्वेयर के लिए फ़िलहाल के लिए आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर एक फिगर बनाना जो है इन फिगर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो स्क्वेयर में मूवमेंट होने वाली है 4, ऑक्टाहेड्रन में बनने वाली है 6, डोडाहेड्रन ये आइकोसाहेड्रन में 15 बनती है हमारे पास। ओके, ये इसमें होते हैं 20 फेसेस एक्चुअली, और इसमें 12 फेसेस होते हैं। तो इसमें बनेंगे 35 मूवमेंट्स। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। सो होप सो आपको ये क्वेश्चन जो हैं वो समझ आए होंगे। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।